हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डेंजरस हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। शाहजहान, जो कि अभी बेड पर लेटा हुआ था और उसने अपने पेट को रब करते हुए विस्पर किया, बेबी मुझे क्या करना चाहिए? मैं तुम्हारे फादर को कैसे बताऊँगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? शाहजहान अपनी बेबी से बात करने में बिजी था, लेकिन तभी वो रियलिटी में वापस आया क्योंकि उसका फ़ोन रिंग कर रहा था और यह किसी और ने नहीं बल्कि वांग यीबो ने कॉल किया था। शाहजहान ने अपने मन में सोचा, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। इसके बाद शाहजहान ने खुद को शांत किया और उसने एक डीप ब्रेथ ली। इसके बाद शाहजहान ने कॉल को रिसीव किया। शाहजहान ने कहा, हस्बैंड मुझे लगा तुम बिज़ी हो, तुमने मुझे कल रात यही तो कहा था। उसकी बात सुनकर वांग यीबो ने कहा, मैं वापस आ गया हूँ, मैं अभी एयरपोर्ट पर हूँ। मुझे पता चला है कि तुम हॉस्पिटल गए थे, क्या तुम ठीक हो? वांग यीबो की बात सुनकर शाहजहान कुछ देर शांत रहा। इसके बाद उसने आंसर किया, मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। शाहजहान ने अपने हस्बैंड को झूठ बोलते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। इसके बाद शाहजहान ने अपने हस्बैंड से ये प्रॉमिस किया कि वो शाम को वांग यीबो के मॉम एंड डैड के घर पे उससे मिलेगा। इसके बाद उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और उसने अपनी पूरी बॉडी को ढक लिया और सो गया। अब हम देखते हैं आईवान, जो कि शाहजहान के गोद में बैठा था। उसने शाहजहान से पूछा, मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं? शाहजहान, जो कि अभी गाड़ी नहीं चला सकता था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वांग यीबो ने उसे लेने के लिए एक ड्राइवर को भेजा था। शाहजहान ने अपने बेटे के हेयर्स को रब किया। शाहजहान ने कहा, हम तुम्हारे ग्रैंडफादर के घर जा रहे हैं और तुम्हारे डैडी हमारा वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। जान की बात सुनकर आईवान ने बस अपना सिर हिला दिया। इसके बाद उसने अपना सिर शाहजहान के चेस्ट पर रख दिया। आईवान को अपने डैडी का नाम सुनकर उतना एक्साइटेड फील नहीं होता है क्योंकि उसके डैडी उसे पसंद नहीं करते, इसीलिए वो अपने मम्मी के साथ ही रहेगा। इसके बाद शाहजहान और आईवान दोनों पहुंच गए। मिस्टर लैन ने आईवान को गोद में ले लिया। वांग यीबो, जो कि बैठा था, शाहजहान को देखकर वो मुस्कुराया। आईवान के पास जाकर उसने उसे अपने फादर की गोद से ले लिया। आईवान, जो कि थोड़ा टेंस्ड हो गया और उसने अपने फादर की गोद से उतरने की कोशिश की। इसे देखकर क्लियरली कोई भी ये बता सकता है कि आईवान अभी डरा हुआ है। वांग यीबो ने उसे पहले कभी भी अपनी गोद में नहीं लिया था, ये उसका पहली बार है। आईवान को देखकर वांग यीबो ने कहा, क्या तुम अभी भी मुझसे डरते हो आईवान? तुम्हारी मम्मी तुम्हें बेबी कहती है, तो मेरे भी तुम बेबी हुए। आईवान, जो कि अपने फादर के गोद में अनकंफर्टेबल था और वो अपने फादर की नज़रों से बचने की कोशिश करते हुए बोला, डैडी मुझे नीचे उतार दो। उसे सुनकर वांग यीबो ने हंसते हुए आईवान को नीचे रख दिया। ज़मीन पर उतरते ही आईवान तुरंत अपने ग्रैंडफादर के पास भाग गया। इसके बाद वांग यीबो खड़े शाहजहान के पास गया। उसने शाहजहान को अपने पास खींच लिया। उसने शाहजहान की ओर देखते हुए अपनी आईब्रो रेस की। वांग यीबो ने शाहजहान के फेस को छूते हुए बोला, तुम पीले दिख रहे हो, मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? ये सिर्फ मामूली कोल्ड नहीं हो सकता। शाहजहान ने अपने हस्बैंड को हक कर लिया और उसकी बॉडी की वार्मनेस को फील करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और इंजॉय करने लगा। वांग यीबो, जो कि किसी तरह कंफ्यूज था, लेकिन उसने इसे टाल दिया। वो मुस्कुराया और उसे फिर से हक किया। वांग यीबो ने सोचा, हो सकता है उसकी वाइफ को अभी इसकी ज़रूरत हो, इसलिए उसने उसे आगे कुछ नहीं पूछा। वो बाद में शाहजहान से बात करेगा और जानेगा कि उसकी वाइफ के साथ क्या गलत है। इसके बाद हम देखते हैं सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। आईवान, जो कि प्लेन फूड खाता है, उसे सबसे पहले खाना सर्व किया गया। इसके बाद बाकी लोगों को सर्वेंट ने खाना सर्व किया। शाहजहान ने अपने बेटे को खाना खिलाया और 1 मिनट के लिए वो भूल गया कि उसे भी खाना चाहिए। ईवो की माँ, जिसने शाहजहान को देखा और वो मुस्कुराई। इसके बाद ईवो की माँ ने कहा, डियर तुम भी खाना खा लो। उन्हें सुनकर शाहजहान, जो खाना खाने ही वाला था, लेकिन वांग यीबो ने उसे रोक दिया। वांग यीबो ने कहा, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा बेब। वांग यीबो की बात सुनकर शाहजहान ब्लश करने लगा। इसके बाद वांग यीबो ने खाने का एक निवाला लिया और उसे शाहजहान के मुंह के पास लेकर गया। शाहजहान ने अपना मुंह खोला और उसे अपने मुंह में ले लिया, लेकिन तुरंत ही उसने अपना मुंह ढक लिया और अपनी सीट छोड़कर रूम की ओर भाग गया। उसने तुरंत वॉशरूम की ओर देखा
और वहीं पर जाकर वॉमिटिंग की। वांग यीबो भी शाओजान को फॉलो कर रहा था। इसके बाद उसने शाओजान को उठने में मदद की। इसके बाद शाओजान ने अपना सिर वांग यीबो के चेस्ट पर रख दिया और वो ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगा। वांग यीबो ने शाओजान को शांत करने के लिए उसकी पीठ को धीरे धीरे सहलाया। वांग यीबो ने कहा, मैं तुम्हें फिर से हॉस्पिटल ले जाऊंगा। ऐसा लगता है डॉक्टर ने ठीक से चेक नहीं किया है कि तुम्हें क्या हुआ है। जिस पर शाओजान ने वांग यीबो का हाथ पकड़ लिया और अपना सिर हिला दिया। इसके बाद शाओजान ने अपना मुंह धोया, जिसके बाद उसे थोड़ा अच्छा फील हुआ। इसके बाद शाओजान ने वॉशरूम से बाहर निकलते हुए वांग यीबो से कहा, मैं ठीक हूँ, मैंने पहले ही अपना चेकअप करवा लिया है और डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ भी दी हैं। हमें फिर से दोबारा हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वांग यीबो भी शाओजान को फॉलो कर रहा था। शाओजान के रूम से बाहर निकलने से पहले ही वांग यीबो ने उस रूम का डोर अंदर से लॉक कर लिया। इसके बाद वांग यीबो ने शाओजान की ओर देखते हुए कहा, मुझे बताओ तुम्हें डॉक्टर ने क्या कहा और मुझे वो मेडिसिन भी दिखाओ। शाओजान को अपने हस्बैंड से इस तरह के सवाल की उम्मीद नहीं थी। इससे पहले कि उसके हस्बैंड को पता चले कि वो सच में प्रेग्नेंट है, वो अपने हस्बैंड को बताने के लिए कोई बहाना ढूंढ रहा था। शाओजान ने हकलाते हुए कहा, मैं मेडिसिन घर भूल गया, लेकिन मैं अब ठीक हूँ और मुझे अब काफ़ी बेटर फील हो रहा है। वांग यीबो ने शाओजान की ओर सबकी निगाहों से देखते हुए कहा, क्या ये बस एक नॉर्मल कोल्ड है? लेकिन तुम्हें देखकर तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ कोल्ड है। शाओजान, मुझे सच बताओ, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? उसकी बात सुनकर शाओजान ने अपना फेस तुरंत नीचे कर लिया। वांग यीबो ने अपनी भौहें सिकोड़ी और उसने शाओजान को वहीं दीवार पर पिन कर दिया। शाओजान ने दर्द की वजह से थोड़ा आवाज़ निकाली, लेकिन वो वांग यीबो की निगाहों से बच रहा था। शाओजान की आंखें पहले से ही फटी हुई थी और वो डरा हुआ था। शाओजान ने डरते हुए कहा, मुझे माफ़ करना, मुझे याद नहीं था कि वो इम्प्लांट अपनी पावर 2 महीने पहले ही खो चुका है। मैं सच में प्रेग्नेंट नहीं होना चाहता था। उसे सुनकर वांग यीबो ने शाओजान की कलाई पकड़ ली और उसके ऊपर धीरे से चिल्लाते हुए कहा, मैंने उस टाइम सेक्स करने से पहले ही तुमसे पूछा था और तुमने मुझे बताया था कि तुम सेफ हो। इसका मतलब तुम पहले से ही प्रेग्नेंट होने का प्लान कर रहे थे। शाओजान ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैंने ऐसा नहीं किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो यीबो, ये मेरी गलती है। वांग यीबो ने तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, उस बच्चे को अबॉर्ट करवा दो, मुझे दूसरे बच्चे की ज़रूरत नहीं है। शाओजान ने वांग यीबो को आंसर किया, मैं अपने बच्चे को नहीं मारूंगा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसकी बात सुनकर वांग यीबो गुस्से से गुर्राया और उसने शाओजान को ज़ोर से एक थप्पड़ मारा। वांग यीबो ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? शाओजान ने कहा, हाँ मुझ में हिम्मत है, मुझे मार डालो, लेकिन मैं अपने बच्चे को नहीं मारूंगा। वांग यीबो के मॉम एंड डैड ने वांग यीबो के रूम से आवाज़ें सुनी और शाओजान के रोने की आवाज़ भी सुनी। जिसके बाद मिस्टर लैन और मिसेस लैन दोनों ने आईवान को एक सर्वेंट के हवाले किया। अब आईवान एक सर्वेंट की मदद से खुद खाना खा रहा था और वो सर्वेंट भी आईवान को अच्छी तरह से जानता था। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर लैन ने वांग यीबो के रूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से बंद था। वो अब शाओजान की सिसकियाँ अच्छी तरह से सुन सकते थे और ऐसा लग रहा था कि वांग यीबो अपनी वाइफ को मार रहा था। वो आज ही आया था और कुछ मिनट पहले ही ठीक था और अब सब कुछ बदल गया है। इसके बाद दरवाज़ा तोड़कर मिस्टर लैन अपनी वाइफ के साथ रूम के अंदर चले गए। वांग यीबो का ध्यान थोड़ा भटक गया। शाओजान, जो कि अभी भी रो रहा था, वो भागने में कामयाब रहा और वांग यीबो के माँ के पीछे जाकर छुप गया। शाओजान ने सेफली अपने हाथ से अपने बेली को पकड़ा हुआ था। वांग यीबो के फादर गुस्से में थे। वो वांग यीबो के पास गए और उसके फेस पर एक स्लैप किया। वांग यीबो ने अपने फेस को छुआ और उसके निचले होठ से खून बहने लगा, लेकिन वांग यीबो ने उस ब्लड को लिक कर लिया। वांग यीबो के डैड ने गुस्से में कहा, अपनी वाइफ के साथ तुम्हारी ऐसे करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम पागल हो? उनकी बात सुनकर वांग यीबो मुस्कुराया और वो सिसक रहे शाओजान की ओर देखने लगा। वांग यीबो ने अपनी उंगली से शाओजान की ओर इशारा किया, लेकिन उसके मुंह से कोई भी वर्ड नहीं निकला। इसके बाद वांग यीबो ने फिर से अपने फादर की ओर देखा और उसने मुस्कुराते हुए अपने कंधे उचकाए। वांग यीबो ने अपनी क्लियर वॉइस में अपने फादर को आंसर किया, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं उसका हस्बैंड हूँ, इसीलिए मैं उसे थोड़ी तमीज़ सिखा रहा था। उसकी ज़ुबान बहुत तेज़ हो गई है और अब वो मुझे बिना बताए प्रेग्नेंट भी हो गया है। उसे सुनकर वांग यीबो के फादर ने वांग यीबो को फिर से स्लैप करने की कोशिश की, लेकिन वांग यीबो ने उनका हाथ पकड़ लिया।
वांग यीबो के फादर ने कहा, क्या तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हें यही सिखाया है? तुम अपने ही फादर की रिस्पेक्ट करना भूल गए हो। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडफादर के पास भेजा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो तुम्हें पूरी तरह से एक एनिमल बना देंगे। वांग यीबो ने अपने फादर को आंसर किया, फादर, आप जिसकी बात कर रहे हैं और आप जिसे कोस रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि आपके ही फादर हैं और मेरे ग्रैंडफादर। और वैसे भी ये हम दोनों के बीच की बातचीत है। आप दोनों को बाहर जाना चाहिए और मुझे मेरी वाइफ के साथ बात करने देना चाहिए। इसके बाद वांग यीबो शाओजान की ओर जाने लगा, लेकिन शाओजान तुरंत बाहर की ओर भागा। वांग यीबो ने भी उसको फॉलो किया, लेकिन कुछ बॉडीगार्ड्स ने वांग यीबो को रोक दिया और उसे एक इंजेक्शन दिया, जिसके बाद वांग यीबो तुरंत वहीं पर बेहोश हो गया। शाओजान ने अपने बेटे आईवान को उठाया और बिना पीछे देखे घर से बाहर चला गया। वांग यीबो की माँ ने शाओजान को बहुत बार वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन शाओजान पहले ही अपने बेटे के साथ वहाँ से भाग चुका था। एक सेफ प्लेस पर जाकर शाओजान अपने बेटे के साथ वहीं पर बैठ गया, जिसके बाद आईवान ने शाओजान के फेस की ओर देखा। आईवान ने अपने मम्मी के घावों पर फूंक मारते हुए शाओजान से पूछा, मम्मी, आपका फेस सूजा हुआ क्यों है और आपके हाथ जख्मी क्यों हैं? क्या पापा ने आपको फिर से मारा? इसके बाद आईवान ने शाओजान के घावों पर फिर से फूंक मारना शुरू कर दिया। उसे पूरा यकीन था कि इससे उसके मम्मी के घावों के दर्द को कम किया जा सकता है। इसके बाद शाओजान ने कहा, बेबी, माय बेबी आईवान, चिंता मत करो, मम्मी तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। हम बहुत दूर चले जाएंगे जहाँ हमें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। इसके बाद शाओजान ने एक टैक्सी ली और अपने घर वापस चला गया। उसने जल्दी से अपने कपड़े पैक किए। उसने अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ें ली। इसके बाद उसने अपने बैंक खाते से सारे पैसे निकाल लिए। शाओजान बिना किसी को बताए अपने बेटे के साथ वहाँ से चला गया। अब हम देखते हैं मेन बेसमेंट कॉम्प्लेक्स में, जहाँ एक लेडी जो कि रिपोर्ट लेकर आई थी, उसने एक बूढ़े आदमी से कहा, सर, आपकी ग्रैंडसन और आपकी ग्रैंडसन की वाइफ दोनों के बीच झगड़े के बाद वो अपने बेटे के साथ घर से भाग गई है। वो बूढ़ा आदमी जो कि 100 से भी ज़्यादा की उम्र का था, लेकिन वो अभी भी स्ट्रांग दिखता है। वो अपने आप चल सकता है बिना किसी की मदद के। वो कोई भी काम नॉर्मली कर सकता है। उस आदमी ने उस लेडी की बात सुनी और तुरंत उसे अपने गन से शूट कर दिया। इसके बाद उस बूढ़े आदमी ने कहा, उसके बॉडी को यहाँ से हटाओ, उसने अपना काम ठीक से नहीं किया। उसको फॉलो करने के बजाय वो यहाँ एक बेकार मैसेज लेकर रिपोर्ट करने आई थी। इसके बाद उस बूढ़े आदमी ने फिर से कहा, ग्लेन, उस ब्यूटीफुल लड़के को फॉलो करो और पता करो कि वो कहाँ गया है। वो तुम्हारे हाथ से छूटना नहीं चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हारी भी किस्मत इस पड़ी हुई लेडी की तरह होगी, लेकिन इस बार वो दोनों नन्हे एंजल्स बहुत ज़्यादा बदकिस्मत होंगे। वो आदमी शाओजान और आईवान के बारे में बात कर रहा था। इतना ऑर्डर देने के बाद वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला गया। इसके बाद उस बूढ़े आदमी ने किसी को आवाज़ें लगाई और वो जाकर बीच साइड पर बैठ गया और समुद्र की ओर से आने वाली ताज़ी हवाओं को फील करते हुए एंजॉय करने लगा। सब कुछ शांत होने से पहले वो बूढ़ा आदमी डरावने तरीके से हंसने लगा। इसके बाद वहाँ पर सब कुछ शांत हो गया। अब हम दूसरी ओर देखते हैं। जब भी वांग यीबो उठता तो उसे फिर से इंजेक्शन लगा दिया जाता। जब तक वांग यीबो अपनी पूरी तरीके से होश में आया तब तक 5 घंटे बीत चुके थे। वांग यीबो घबरा गया और वो बेड से उठ गया। कुछ बॉडीगार्ड्स ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वांग यीबो ने उन्हें पीछे छोड़ दिया और वो अपने मॉम एंड डैड के घर से बाहर निकल गया। उसने कार ली और शाओजान के घर की ओर चला गया। उसने अंदर जाकर देखा तो घर खाली था। उसे अपनी वाइफ और अपने लिटिल सन के होने का कोई भी निशान नहीं दिख रहा था। इसके बाद वांग यीबो किसी को कॉल करता है। वांग यीबो ने कहा, हेलो, क्या तुम्हें कुछ मिला? वांग यीबो जो कि गुस्से में उबल रहा था, उस तरफ से जो रिप्लाई आया उसे सुनकर वांग यीबो और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया। ये वो आंसर नहीं था जो उसे सुनना था। वांग यीबो ने उस फ़ोन को दीवार की ओर फेंका और वो फ़ोन टुकड़े टुकड़े हो गया। वांग यीबो ने अपने मॉम एंड डैड के घर को चेक किया, उनके घर के सीसीटीवी कैमरे को चेक किया, लेकिन उसे पता चला कि शाओजान वहाँ पर भी नहीं है। वांग यीबो ने सोचा, भले ही पूरे सिटी को मुझे उलटना पड़ा तो मैं पूरे सिटी को खंगाल डालूंगा, लेकिन शाओजान और आईवान को मुझे ढूंढना ही होगा और उन्हें वापस लाना होगा। अब हम देखते हैं एक पर्सन जो कि फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। उसकी बात सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने बॉस से बात कर रहा हो। उस पर्सन ने कहा, बॉस, फाइनली
हमें वो लड़का और उसका बेटा मिल गया है जिसे हमारे दुश्मन ने छुपा कर रखा था। वो अब हमारे साथ है। आपको क्या लगता है अब हमें उसके साथ क्या करना चाहिए? जिसके बाद दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, नाइस वर्क, उन दोनों को मेरे पास ले आओ। उन्हें चोट मत पहुंचाना, वरना अगर तुम उसे चोट पहुंचाओगे तो वो हमारी मदद नहीं कर पाएगा। उसके साथ नॉर्मल बिहेव करना। ये सारी बातें एक लेडी कर रही थी, जिसके बाद उसने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। उस लेडी ने बड़बड़ाते हुए कहा, वांग ईबो, तुम्हें लगता है कि तुम अपनी मैरिज को सीक्रेट रखोगे तो तुम स्ट्रांग रहोगे और तुम हम सबके सामने निडर रहोगे। अब तुम्हारी कमज़ोरी मेरे हाथ में है। उसे तुम्हें वापस देने से पहले उसे यूज़ करना एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होगा। इतना कहते हुए वो औरत मुस्कुराई। वो बिल्कुल किसी इविल की तरह हंस रही थी। अब हम देखते हैं शाओजान, जो कि किसी पर्सन से पूछता है, तुम कौन हो और तुमने मुझे और मेरे बेटे को क्यों बचाया? शाओजान, जो कि अभी जागा था, और उसने एक अजीब आदमी से पूछा। उसका बेटा आईवान उसकी बाहों में था और फिलहाल वो अभी किसी पर भरोसा नहीं करेगा। वांग ईबो के ग्रैंडफादर ने लगभग उसका किडनैप ही कर लिया था, पर थैंकफुली इस आदमी ने उसे और उसके बेटे को वहाँ से बचा लिया। हालांकि वो उस आदमी को नहीं जानता और ना ही उसने इससे पहले कभी उसे देखा है। इसके बाद उस पर्सन ने कहा, तुम मुझे एक अच्छा पर्सन बोल सकते हो, मैं हेल्पलेस पर्सन को बुली होते हुए नहीं देख सकता। वैसे तुम मुझे डिटेक्टिव जॉन कह सकते हो। उसे सुनकर शाओजान ने कामले स्माइल की। उसने सोचा, कम से कम लास्टली मैं बुरे लोगों के हाथ में नहीं पड़ा। जब तक मुझे गवर्नमेंट के लोगों से मदद मिलती रहेगी तब तक मुझे यकीन है कि मैं वांग ईबो के आदमियों और वांग ईबो के ग्रैंडफादर के पकड़े बिना ही चीन से बाहर निकल जाऊंगा। इसके बाद शाओजान जॉन के क्लोज गया और उसके साथ हैंडशेक करने के लिए अपना हैंड आगे बढ़ाया। शाओजान ने कहा, मैं शाओजान हूँ और ये मेरा बेटा आईवान है और मुझे डिटेक्टिव जॉन से मिलकर अच्छा लगा। मुझे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। इतना कहते हुए शाओजान ने एक जमाई ली। इसके बाद जॉन ने शाओजान को दिखाया कि वो कहाँ आराम कर सकता है। शाओजान ने अपने बेटे को नहलाया और उसे न्यू क्लोथ्स पहनाए। हालांकि शाओजान की कार का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन उसने कैसे भी करके अपने पैसे और अपने क्लोथ्स को भी ले लिया था। इसके बाद जॉन ने शाओजान को प्राइमरी मेडिकल किट दी, जिससे शाओजान आईवान और खुद के घावों को ट्रीट कर सके। शाओजान ने अपने बेटे आईवान को वहीं बेड पर लेटा दिया, जिसके बाद आईवान तुरंत सो गया। शाओजान भी थक गया है, उसे खुद के दिमाग को रिलैक्स करने और खुद को भी रेस्ट देने की ज़रूरत है। जिसके बाद शाओजान ने भी आराम किया। अब हम दूसरी ओर देखते हैं। एक पर्सन ने कहा, सर, आपने जिन लोगों को शाओजान को लेने के लिए भेजा था उन लोगों को किसी ने मार डाला है। उन्हें किसने मारा इस बारे में हमने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन फिर हमने देखा जिस कार में शाओजान और उसका बेटा आईवान बैठा हुआ था उसके कार का भी एक्सीडेंट कर दिया गया है। हमें पूरी तरह से यकीन नहीं है कि वो बचे होंगे या नहीं। जिस पर उसके बॉस ने कहा, यूजलेस, उन लोगों को ढूंढो और मुझे तुरंत रिपोर्ट करो। तुम शाओजान को उन लोगों से वापस ले लो, वरना वो लोग मेरे ग्रैंडसन को धमकी देंगे। लेकिन ऐसा होने से पहले उन्हें ढूंढो और उन सभी को मार डालो। उस बूढ़े आदमी ने उस पर्सन को ऑर्डर किया। ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि वांग ईबो के ग्रैंडफादर थे। गाइस, बैकग्राउंड में जितनी भी नॉइस आए प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि ज़्यादातर तो मैं वीडियो रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि यहाँ अक्सर कोई ना कोई फंक्शन या कुछ होता रहता है, जिसकी वजह से डीजे और बहुत ज़्यादा शोर शराबे होते हैं, इसीलिए रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाता है। तो बैकग्राउंड नॉइसेस को इग्नोर करना और वीडियो को एंजॉय करना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।